हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है cam.rk में। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर जिसमें अपना सेकेंड सेमेस्टर का पहला लेक्चर है और यूनिट हम लोग ले रहे हैं आज यहाँ पर फिफ्थ, और यूनिट का नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है वो आपका एमसीक्यू पर आधारित है, लेकिन अगर आप उसका डिटेल चैप्टर पढ़ते हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चन करने में ज़्यादा सुविधा रहेगी और आप बैक लगने से आपकी बच सकती है। कारण क्या है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं और एमसीक्यू डायरेक्ट क्वेश्चन टिक मार करके आ जाते हैं, तुक्का लगाते हैं। तुक्का लगाने से आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते जब तक कि आप चैप्टर का एक डिटेल चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, डिटेल चैप्टर पर नहीं समझते हैं, एक एक पॉइंट को नहीं समझते तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं कर पाते। फिर वहां पर क्या होता कि वहां पर 1-2 नंबर से आपकी बैक लग जाती। उस बैक से बचने के लिए आपको बीएससी सेकेंड सेम में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके लगभग सेकेंड सेम के अंतर्गत आपकी लगभग 8 यूनिट हैं, जिसमें से आज हम लोग 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग का इंटरेस्ट बढ़े। और हम सभी से बच्चों से यही कहते हैं कि भैया आप लोग हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की एमसीक्यू क्वेश्चन पर आधारित आपकी क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा अपन टॉपिक पे चलते हैं। साफ साफ शब्दों में लिख रखा है सॉलिड स्टेट, जिसमें से आपको देखना है सॉलिड स्टेट में अब आपकी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी आपकी फिफ्थ। ठीक है, यहाँ से आपके कम से कम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि ये सॉलिड स्टेट आपका चैप्टर आपका यूपी बोर्ड परीक्षा में भी टच करता है और कॉम्पिटिशन के आधार पर बेस पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। अब सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करते हैं, यूनिट फिफ्थ हो गई है। अब आप समझते हैं कि जो भौतिक अवस्था की हम बात करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में आपको जो भी चीजें पदार्थ बनी होते हैं, जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जिसको अपन सी फील टच कर पाते हैं, जिनको अपन देख पाते हैं, जिनको अपन महसूस कर पाते हैं, उन सभी को किसके बेसिस पे बनाया गया है आपको पता होना चाहिए। सब नहीं पता तो आज हम लोग बताते हैं। छोटी सी अपन लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल पे चलेंगे। सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो जो भी पृथ्वी पर या पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें बनी हैं वो आपको बताते हैं सब्सटेंस की बनी हुई है। सब्सटेंस की बनी हुई है या इसी को कह देते हैं, किसी को मैटर कह देते हैं कि ये मैटर की बनी हुई है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर को बोल देते हैं हम लोग यहाँ पर पदार्थ। सब्सटेंस को बोल देते हैं हम लोग क्या, इसको बोल देते हैं पदार्थ। लेकिन मैटर को हम लोग यहाँ पर दूसरे शब्दों के नाम से भी हम जान सकते हैं। मैटर को कहीं कहीं पदार्थ लिख देते हैं, बट इंग्लिश में आपको सब्सटेंस का पदार्थ होता, और जो मैटर है उसको अपन लोग बोलते हैं द्रव्य। ये द्रव्य लिखना होता, ये लिक्विड नहीं है जी। लिक्विड वाला द्रव्य जो होता है वो हमारे पास जो लिक्विड होता है उसका हम लोग लिखते हैं द्रव्य। ऐसा द्रव्य होता है, ये द्रव्य है। तो आपको ध्यान ये देना है, मैटर का जो सही रूप है वो द्रव्य है, सब्सटेंस का सही रूप है वो पदार्थ है। तो पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें आप देख रहे हैं, छू रहे हैं, सब महसूस कर रहे हैं, जिनको अपन लोग टच कर रहे हैं, वो सारी चीजें किसकी बनी हुई है, पदार्थ की। क्वेश्चन अब आता है कि पदार्थ है क्या। तो पदार्थ एक छोटे से छोटा कण होता है जो भी आप सोचते हैं उससे हमेशा छोटा रहेगा। अगर आपने मान लो ये सोचा पार्टिकल अगर आपने ये सोचा, ये कण सोचा, तो इससे हमेशा छोटा रहेगा, तो अपने पास ये हो जाएगा। फिर आपने सोचा नहीं सर, हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये हो सकता नहीं, तो फिर इससे और छोटा हो जाएगा। एक टाइम ऐसा होगा जहां पर आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी और एक बिंदु बन के रह जाएगा। तो ये जो बिंदु है, छोटी सी बिंदु है, इसी को बोलते हैं कण, पार्टिकल बोलते हैं। और इन्हीं कणों के आधार पर यानी
किसके आधार पर? कणों के आधार पर। कणों के आधार पर पदार्थों को मेजर पॉइंट से तीन भागों में बांटा गया। जबकि माइनर दृष्टि से देखें, माइनर पॉइंट से देखें तो पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया। पहला पॉइंट कौन सा होगा? 5 पार्ट। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड यानी कि ठोस। दूसरा हम बोलते हैं क्या? द्रव। और तीसरा हम लोग बोलते हैं ठोस, द्रव और जो हो जाएगा गैस। और जो चौथा पॉइंट जो रहता है, ये 3 पॉइंट तो आपने जो देख लिए हैं, एक जो कि मेजर पॉइंट से हम दृष्टि से हम मेजर पॉइंट है ये, और ये जो देख रहे हैं माइनर पॉइंट के साथ भी अगर हम इसमें इंक्लूड कर दें तो चौथी अवस्था जो हमारी रहेगी, पहली की दूसरी की तीसरी की चौथी, और ये हो जाएगी प्लाज्मा। क्या होगी? प्लाज्मा। और जो 5वीं अवस्था रहेगी उसे बोलते हैं बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको हम लोग बीसी के नाम से भी जानते हैं। तो ये अगर हम लोग देखें तो ये टोटल ये माइनर पॉइंट के हिसाब से है, लेकिन ओवरऑल जो हम लोग देख रहे हैं वो किसके बेसिस पर है? कणों के बेसिस पर है, कणों के आधार पर है, कणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। बताओ यहां तक इसको दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें अपन को लेके चलना है, तभी आप सीख सकते हैं। तो जो कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, एक्चुअली ये देखा गया है, अगर हम और मायने तरीके से देखें तो कण जो होते हैं वो 2 टाइप के देखने को मिलते हैं। 2 टाइप। पहला एक होता है स्टेबल कण यानी कि स्टेबल पार्टिकल, और दूसरा जो होता है वो होता है अनस्टेबल पार्टिकल। अब आप समझ गए हैं स्टेबल पार्टिकल का मतलब यहां पर जो है स्थायी कण है, और अनस्टेबल मतलब है कि अस्थायी कण है। लेकिन अपन को जो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है वो केवल और केवल अपन को कणों के आधार पे देखना है, और वो भी 3 पॉइंट जो है कि मेजर पॉइंट देखना है। कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें और हमसे क्वेश्चन पूछें। कमेंट ज्यादा करें, या किसी को दिक्कत हो तुरंत पूछ सकते हैं। आधार मान करके अपन लोग बेसिस से टॉप की ओर चलेंगे। सामान्यतः भौतिक आधार पर ठोस को समझने के लिए अब हम लोग डायग्राम का प्रयोग करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? प्रयोग करेंगे। ठीक है, आता ठोस का वाली मतलब जैसे मान के हमने कोई ठोस लिया, ये ले लिया,
इसमें जो है पार्टिकल जो है वो अरेंज कर देंगे, कणों को हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया, एक एक से लाइन से बैठा दी कणों। तो अब एक बात समझ में जो आती है, ये जो कणों का जो अरेंजमेंट है, जो कणों का जो अरेंजमेंट है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। पहली बात, इन कणों का जो अरेंजमेंट है वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। जरूर थोड़ा ना वो ऐसे रहे, वो अलग अलग भी तो रह सकते थे ठोस के हिसाब से। एक्चुअली इसलिए ऐसा होता है कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, उन दो पार्टिकल के बीच में, उन दो पार्टिकल के बीच में एक फोर्स काम करता है। उस फोर्स का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक, इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं तो अपन कह सकते हैं अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल, अच्छा, और मॉडिफाई करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल आपको लेकर के हमने मतलब भौतिक आधार पर हम लोग देखे हैं, तो ठोस को समझने के लिए डायग्राम का प्रयोग करेंगे। डायग्राम इस तरीके से बना रखा है, इन डायग्राम में देख रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल हैं। इन पार्टिकल जो होते हैं वो दो पार्टिकल के बीच में, दो कणों के मध्य में एक बल कार्य करता है, जिसे बोलते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इस फोर्स के वजह से ये जो पार्टिकल हैं, जो पार्टिकल हैं, ये अपने जगह से छोड़ करके दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते, यानी कि जी दोलन भी करेंगे, मोशन भी करेंगे, मूवमेंट भी करेंगे, तो वो से केवल और केवल अपने दो पार्टिकल के मध्य में ही कर सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोलन का मतलब है, क्या कह सकते हैं कि जो वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेट कहलाते हैं, ठीक है, वाइब्रेट कहलाते हैं। अब इसी फोर्स की वजह से ये जो दो पार्टिकल हैं, इन पार्टिकल को हम और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से इन दो पार्टिकल को हम ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल चलते हैं। इन्हीं के आधार पर ठोसों के कुछ सामान्य लक्षण हैं जिनको अपन को पढ़ना है। अब आपने ये देखा कि जो ठोस हैं उनके जो सामान्य लक्षण है, यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को, वो क्या रहेगा? ठोसों के सामान्य लक्षण, ठोसों के सामान्य लक्षण क्या है? हम इसको कह सकते हैं कि इसको सामान्य लक्षण है, यानी कि पहला, हो सकता है इस कलर से नहीं दिख रहा, दूसरे कलर ले लेते हैं। पहला हमने बोला जैसे आपको कि जो पहला है, ठोसों के मध्य एक बल कार्य करता है, इसका नाम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि ठोसों के मध्य, ठोसों के मध्य एक बल कार्य करता है, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन की बात करें, इनका सीक्वेंस की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो है वो आपका सॉलिड में काम करेगा, उसके बाद लिक्विड में काम करेगा, सबसे लीस्ट जो रहेगा वो गैस में रहेगा।
हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा इसमें है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इसमें सबसे ज्यादा है। इसमें थोड़ा सा कम है बट इसमें हो सकता है ना ही लगे। तो इसी फोर्स के वजह से दो पार्टिकल के बीच में गैप नहीं होता है और गैप ना होने के कारण से इसमें हम लोग सॉलिड से हम लोग हाथ को एक दूसरे जगह से पास नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ जो सॉलिड है और सॉलिड में आप जानते हैं इसके जो पार्टिकल हैं वो क्या हो गए, कंजेस्टेड हो गए। अभी कंजेस्टेड होने की वजह से ये जो पार्टिकल कंजेस्टेड होने की वजह से इनका जो सॉलिड का शेप एंड साइज है, शेप एंड साइज है वो भी तक फिक्स हो जाता है। दूसरा वॉल्यूम भी फिक्स होता है टेस्ट में। तो शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं। ये किसी बर्तन में रखते हैं तो उस बर्तन का जी आकार ग्रहण नहीं कर पाते। अगर जिस बर्तन में रखते हैं तो उस बर्तन का जी शेप को गेन नहीं कर पाते। दूसरी बात हम चलते हैं लिक्विड की तरफ। लिक्विड में पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं और इनके जो पार्टिकल हैं वो आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। इनकी शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता है। शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता है। जबकि आयतन यानी कि वॉल्यूम फिक्स होता है। देखिए इसमें टर्म कंडीशन ये लग जाती है कि जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन का ये आकार एंड शेप एंड साइज गेन कर लेता है। जबकि गैस में हम लोग देखें तो गैस के जो पार्टिकल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, दिखाई देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में काम नहीं करता। तो हम ये कह सकते हैं शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम तीनों ही इसमें फिक्स नहीं होते हैं। यानी कि इसमें शेप एंड साइज और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभी सुना होगा कि गैस को तो हम लोग माप लेते हैं, तौल लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि कोई बंद बर्तन में अगर गैस को रखा जाता है तो उस बंद बर्तन का जो कंटेनर होता है उसको रिप्लेस करके उसकी जितना जो हमारे पास गैस का पार्ट बचता है उसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी ठोस के सामान्य लक्षण होते हैं। ये हम लोग अगला टॉपिक की मतलब अगला पॉइंट की तरफ चले दूसरे, तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास अब ये पार्टिकल हैं ठोसों के अवयव क्या होता, जैसे अणु, परमाणु और आयन, ये तीनों ठोसों के अवयव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के वजह से फोर्स के कारण इनमें असंपीडित का गुण पाया जाता है। असंपीडित मतलब इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं।
नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, इनको हम लोग प्रेस नहीं कर सकते हैं और गर्म करने पर ये ठोस हम कह सकते हैं प्रसारित नहीं हो सकते, डिस्पर्स नहीं हो सकते, प्रसारित या डिस्पर्स नहीं होते, जबकि लिक्विड एंड गैस ज्यादा विसरित होती है। अब क्वेश्चन आता है, बच्चे नहीं जानते होंगे कि विसरित क्या है। विसरित मतलब होता है फैलना, जबकि ये नहीं फैलते हैं, ये नहीं फैलते हैं, ये ज्यादा फैल जाते हैं, ये फैलते नहीं। तो फैलने का गुण सबसे ज्यादा किसमें है? तो वो गैस में रहेगा सबसे ज्यादा, उसका लिक्विड में रहेगा, सबसे कम किसमें रहेगा? ठोस में रहेगा। हम ये कह सकते होते ही नहीं, सॉलिड में रहेगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हमारे पास ये है कि ठोसों में, जो भी नंबर हो, ठोसों में घनत्व अधिक होता है, जबकि लिक्विड एंड गैस में कम। अब इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम लोग देखें, डेंसिटी या कणों के कंपोनेंट के आधार पर अगर हम देखें, घटक कणों के आधार पर, घटक कणों के आधार पर या लघु या दीर्घ परास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग शॉर्ट, लॉन्ग रेंज के आधार पर ठोस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टल सॉलिड, और दूसरा हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, नॉन क्रिस्टल सॉलिड। ठीक है, तो अपन उसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर इसको किसी को दिक्कत है तो हमें कमेंट करें, एक दिन हम सारे कमेंट को देख करके आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आप किसी बच्चे को दिक्कत फिर भी है कोई क्वेश्चन में, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9125627731 पर व्हाट्सएप करें। ओके।
थैंक यू, आपने हमारे साथ बने रहे, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही जो इसके जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो अगले लेक्चर में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी।